गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। आज हम भूगोल के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हम जैसे भूगोल क्या है, भूगोल किन किन तथ्यों के बारे में अध्ययन करता है, हम भूगोल को किन किन रूपों में जानते हैं, उन सभी विषय के बारे में आज हम क्या करेंगे, चर्चा। तो दोस्तों सबसे पहले बेसिक चीज यही है कि भूगोल के जनक हिकोटियस को कहा जाता है। किसे? हिकोटियस या हेकोटियस, जनक। भूगोल को सामान्यतः दो शाखाओं में बांटा गया है, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। मानव भूगोल के अंदर हम मानव गतिविधियों का अध्ययन करते हैं तथा भौतिक भूगोल के अंदर हम पृथ्वी के जो धरातल है, भूपृष्ठ है, उसके ऊपर जितने जैसे वनस्पति है, नदियां है, तालाब है, पर्वत है, पठार है, इन सब विषय के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन। तो इसे सामान्यतः भूगोल को दो भागों के अंदर या दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। भौतिक भूगोल दूसरा है मानव भूगोल। तो आज हम भौतिक भूगोल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। भौतिक भूगोल क्या है और भौतिक भूगोल में भी हम क्या पढ़ेंगे, हम भौतिक भूगोल के अंदर चट्टानें पढ़ेंगे। चट्टानें क्या है, इनका निर्माण कैसे हुआ, इस चट्टान के निर्माण में किन किन पदार्थों का सहयोग है, किन किन पदार्थों का इन चट्टानों में या चट्टानों के निर्माण में सहयोग होता है। चट्टानें कितने प्रकार की होती है? चट्टानें सामान्यतः 3 प्रकार की होती है, जैसा कि आप सभी को पता है। कौन कौन सी चट्टानें 3 प्रकार की होती है? आग्नेय चट्टान, कायांतरिक चट्टान, औषधि चट्टान। अब इन 3 चट्टानों के बारे में पढ़ने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि चट्टान होती क्या है, इसका नाम कैसे निकला, ये इसका तात्पर्य क्या होता है, चट्टानों का मीन्स क्या होता है, मीन्स क्या निकलता है चट्टान से। तो आज हमें इसी चट्टान के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे चट्टानों को सामान्यतः भाषा के अंदर अगर हम चट्टानों को परिभाषित करें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि चट्टान विभिन्न खनिजों के सम्मिश्रण से बड़ा एक कठोर रूप है, जिसे हम चट्टान कहते हैं। सही, चट्टान विभिन्न खनिजों के सम्मिश्रण से बना हुआ एक कठोर रूप, जिसे हम क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। चट्टान के बारे में बस इतना ही है कि चट्टानों का निर्माण विभिन्न खनिजों, विभिन्न तत्वों के सम्मिश्रण से
बना हुआ जो कठोर भाग होता है, कठोर क्षेत्र होता है, उस कठोर क्षेत्र को किस श्रेणी में रखा जाता है? चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। अब ये तो आपने पढ़ लिया। अब इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें और है, जैसे पृथ्वी 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 का ये जो भूपटल है, या हम इसे सामान्य भाषा के अंदर कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट क्रस्ट पर बड़े हुए विभिन्न जो स्थलरूप होते हैं, क्रस्ट के ऊपर बड़े हुए विभिन्न जो स्थलरूप होता है या उचाउच हम जिसे बोलते हैं, और उचाउचों के अंदर एक पर्वत भी आते हैं, तथा जो पर्वत होते हैं, जो चट्टान होती है, यह चट्टानों का 98% भाग सामान्यतः 4 तत्वों से बनकर बना होता है, और बाकी 90% भाग मात्र 2% भाग 90% तत्वों से या 90 तरह के तत्वों से बनकर तैयार होता है। एक भूगोलवेता थे होम्स, आर्थर होम्स। बेटा कौन थे? भूगोलवेता थे। आर्थर के अनुसार अगर हम माने कि चट्टान क्या है, तो आर्थर के अनुसार या आर्थर ये मानते थे कि चट्टान विभिन्न, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, विभिन्न खनिजों के सम्मिश्रण से निर्मित होता है। आर्थर होम्स क्या कहते थे कि जो चट्टान है उसका निर्माण विभिन्न खनिजों के जीवाश्म या खनिज जीवाश्म के मिश्रण से बना हुआ एक भाग है या एक रूप है। प्यारे, ऐसा विश्वास है कि जो भूपरपट्टी है या हम जिसे क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट पर जो सेले है, सेले चट्टान, ये साधारणतः 2000 तत्वों से बनकर तैयार होती है। लेकिन इन 2000 तत्वों में से भी ऐसे नहीं है कि ये 2000 तत्व ही इसके अंदर विद्यमान है। इन 2000 तत्वों में से कुछ मेन तत्व है जिनको हम छाटा गया है, वो है 6 प्रकार के तत्व जो ज्यादा चट्टानों में मिलते हैं। कौन कौन से है? फेल्सपार, क्वार्टर्स, पायरोकिन, और एम्फीबोन्स, कितने हो गए? 4। माइका या अब्रक,
और एक और है दोस्तों, कौन सा? ओलिविन। इन 6 तत्वों का चट्टानों में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और बाकी 2000 तत्व से बढ़कर एक चट्टान तैयार होती है, लेकिन उन 2000 तत्वों में से सबसे ज्यादा मात्रा जिन तत्वों की पाई जाती है वो ये 6 तत्व है। फेल्सपार है, क्वार्टर्स है, पायरोकिन है, एम्फीबोन है, माइका है या जिसे हम अभ्रक कहते हैं, और ओलिविन है। इन 6 तत्वों की प्रधानता हर चट्टान में ज्यादा पाई जाती है। अब चट्टान के बारे में तो हमने इतना पढ़ लिया। अब जैसे हमने शुरुआत में आपको बताया था कि चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आग्नेय सेल, कायंतिक सेल और अवसादी सेल। अब हम आज आग्नेय सेल के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। अब हम क्या करेंगे? चट्टानों का क्या करेंगे? वर्गीकरण। किसका? चट्टानों का। चट्टानों का क्या करेंगे बेटा? वर्गीकरण। सही। तो चट्टानों का वर्गीकरण हम करेंगे तो पहली तो है बनावट के आधार पर। सही। कौन से है? बनावट के आधार पर। अब बनावट के आधार पर 3 प्रकार की चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टान, रूपांतरित और तीसरी है अवसादी चट्टान। अब इनके बारे में कुछ छोटी छोटी बेसिक चीजें है। जैसे आग्नेय चट्टान है, नाम से ही पता चलता है क्या कि तप्त लावा के ठंडे होने से निर्मित चट्टान आग्नेय चट्टान कहलाती है। दूसरी है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान का नाम भी या इसकी परिभाषा इसके नाम में छिपी हुई है। दूसरा कौन सा है? रूपांतरित चट्टान। जब आग्नेय छेलों पर घर्षण या तापीय क्रिया के कारण आग्नेय सेलों में परिवर्तन होता है। तो कौन से चट्टानों का निर्माण होता है बेटा? रूपांतरित चट्टान। नाम के अंदर इनकी क्या है बेटा? छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। जैसे आग्नेय चट्टान क्या है?
आग्नेय चट्टान तप्त लावा के ठंडे होने से निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टान। रूपांतरित चट्टान यानी रूप परिवर्तन करके बनी हुई चट्टानों को क्या बोलेंगे बेटा? रूपांतरित चट्टान। बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो चट्टानों की जननी होती है उस चट्टानों की जननी किस चट्टान को कहा जाता है? वो है आग्नेय चट्टान। इसी चट्टान से ये दोनों चट्टानों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि रूपांतरित चट्टान घर्षण या तापीय क्रियाओं के कारण आग्नेय शैलों में परिवर्तन होता है तथा उस परिवर्तन से जो चट्टानों का निर्माण होता है वो कौन सी चट्टान कहलाती है बेटा? रूपांतरित चट्टान। आशा करता हूं कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा। इसी में आगे पढ़ते हुए अब हम अवसादी चट्टानों को क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अब जैसे आप सभी को पता है अवसादी चट्टान। अब अवसादी चट्टान क्या है बेटा? अवसादी चट्टान इन दोनों चट्टानों के जैसे इसके अंदर परिवर्तन हुआ, रूपांतरित चट्टान का निर्माण हुआ। अब रूपांतरित चट्टानों के अंदर कुछ परिवर्तन होगा, जैसे समय के साथ साथ घर्षण, वायु द्वारा घर्षण या तापीय क्रियाओं के कारण इसके कुछ अंश या कुछ तत्व समय के साथ साथ विखंडित होते रहते हैं। हर चट्टानों के होते हैं, जैसा आपने कभी नोटिस किया भी होगा। उन चट्टानों के इन चट्टानों के वो जो अवशेष होते हैं वे समय के साथ साथ एक एकत्रित रूप में जहां जमाव होता है, जैसे जलीय भाग में जमा हो गया तो चट्टानों के अवशेष भाग से निर्मित चट्टान को अवसादी चट्टान कहा जाता है। इन तीनों चट्टानों के बारे में छोटी छोटी परिभाषाएं आप सभी ने देख ली है, पढ़ ली है, समझ ली है। एक बार और समझ लो। आग्नेय चट्टान जब गर्म तप्त लावा समय के साथ ठंडा होकर कठोर रूप धारण करता है तो उससे कौन सी चट्टान का निर्माण होता है बेटा? आग्नेय चट्टान का। दूसरी चट्टान है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? तो इसका निर्माण इसी चट्टान से हुआ। किससे? आग्नेय चट्टान से। समय के साथ साथ हर चट्टान या हर पदार्थ के अंदर घर्षण उत्पन्न होता है तथा तापीय बल, दिन में धूप से गर्म, गर्म से फिर रात में ठंडा। तब किसी भी चीज पर अगर हम दो प्रेशर डालते हैं, किसी चीज को गर्म करके एकदम से ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़न में सिकुड़ जाता है। अब सिकुड़ेगा तो इसमें विघटन होगा, दरारें पड़ेगी, छोटे छोटे टुकड़े होंगे। उन टुकड़ों से कौन सा चट्टान बनी बेटा? उन टुकड़ों से निर्माण हुआ बेटा रूपांतरित चट्टान का। अब यही क्रिया इन चट्टानों में भी है, क्योंकि उन टुकड़ों का सामूहिक सम्मिश्रण से बना हुआ एक संगठन रूप कौन सा कहलाता है? रूपांतरित चट्टान। अब इन चट्टानों के अंदर जैसे हमने देखा कि घर्षण तथा तापीय क्रियाओं के कारण आग्नेय शैलों में परिवर्तन होता है तथा वह शैल क्या कहलाती है? रूपांतरित चट्टान। यानी आग्नेय चट्टानों में रूप परिवर्तन होकर कौन सी चट्टान बनती है बेटा? रूपांतरित चट्टान। अब इन रूपांतरित चट्टानों के अंदर वही क्रिया होती है, जैसे घर्षण है, तापीय बल है या कई ऐसे प्राकृतिक क्रियाएं हैं जिस कारण चट्टानों में विघटन होता है। चट्टानों के छोटे छोटे अंश खंडित होकर बिखर जाते हैं तथा वह खंडित जो अंश है, जो खंडित छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो वापस से मिश्रण होकर एक या सब मिलकर एक संगठित रूप धारण कर लेते हैं। अब वो क्या से एकत्रित होंगे बेटा? जैसे जलीय भाग में वे बह गए
अब जलीय भाग में बह गए तो वो सही, जाहिर सी बात है कि जल भी एक निश्चित सीमा तक उसे ले जा सकता है, क्योंकि वह एक हल्के तत्व नहीं है, चट्टानों के अंश है, वह चट्टानों के अंश है, जिस कारण वह ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। नदियों द्वारा चलो माना कि नदियों में ये बह गए, नदियों में बह गए, आगे जाकर ये एक संगठित एकत्रित रूप धारण किया तथा औषधि यानी अवशेष, किनके अवशेष, आग्नेय और रूपांतरित सेलों के अवशेषों से बनी चट्टानें क्या कहलाई बेटा, औषधि चट्टानें। चट्टानों के अवशेष भाग से निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं बेटा, औषधि चट्टान कहा जाता है। आप सभी को यहां तक समझ में आया? अब दूसरा हम इसमें क्या करेंगे बेटा, दूसरी चीज में हम इसे करेंगे, इसके अंदर सामान्यतः विभाजन। जैसे हमने पहला विभाजन या चट्टानों का पहला वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया था, किसके आधार पर किया था बेटा, बनावट के आधार पर। अब हम करेंगे सामान्य विभाजन। दूसरा कौन सा है बेटा, सामान्य विभाजन। रवेदार सेले। अब रवेदार सेले क्या है, यह हम आपको आगे बताएंगे। रवेदार सेले दो है, आग्नेय सेल तथा रूपांतरित सेल। इन दोनों में क्या पाया जाता है बेटा, छोटे छोटे रवे पाए जाते हैं। किन किन में, आग्नेय सेल में और रूपांतरित सेल में। दूसरी चट्टानें कौन सी होती है बेटा, वो होती है डेरयुक्त चट्टान। अब कौन सी चट्टान बच गई बेटा, एक ही चट्टान बची अपनी, वो कौन सी है, औषधि चट्टान। अब बेटा इस औषधि चट्टान को डेरयुक्त क्यों कहा गया, आपको मैंने पहले भी बताया था कि औषधि चट्टान आग्नेय सेल और रूपांतरित सेलों के अवशेषों से निर्मित कौन सी चट्टान कहलाती है बेटा, औषधि चट्टान। अब आपने यहां तक तो पढ़ लिया बेटा, अब हम पढ़ेंगे आग्नेय चट्टानों के बारे में। आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, इस आग्नेय चट्टान के बारे में अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से अध्ययन करेंगे। इसके बारे में, आग्नेय चट्टान के बारे में आपको सब कुछ डिटेल से बताया जाएगा। ये तो पता चला होगा कि सबसे पहले किस चट्टान का निर्माण हुआ बेटा, आग्नेय चट्टान का। किस चट्टान का निर्माण हुआ बेटा, आग्नेय चट्टान का। तब जाहिर सी बात है, अगर सबसे पहले आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ तो हम प्राथमिक से ले, ये प्राथमिक चट्टान किसे कहेंगे, आग्नेय चट्टान को कहेंगे। इसी वजह से बेटा आग्नेय चट्टान को प्राथमिक भी कहा जाता है। कौन सी बेटा, प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, सही। प्राथमिक चट्टान, ये आग्नेय चट्टान भी वैसे दो प्रकार से होती है बेटा, अभी आपको पढ़ाया कि ऊपर है क्रस्ट, एक तो क्रस्ट या भूपटल के ऊपर निर्मित आग्नेय चट्टान, एक इसी भूपटल के नीचे भी निर्मित आग्नेय चट्टान, सही। और इसी के अंतर्गत हम आग्नेय चट्टानों को भी कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं बेटा, जैसे भूमध्य आग्नेय चट्टान यानी भूमि तथा पाताल दोनों के मध्य में स्थित
या भूपृष्ठ या पाताल के मध्य में स्थित भूमध्य आग्नेय चट्टान, पातालीय आग्नेय चट्टान, है ना, तथा भूपरपट्टी के ऊपर जो निर्मित चट्टान है या जिसे हम बाहरी आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। अब इन चट्टानों को बेटा हम डिवाइड करें, कैसे करें? देखो ये भूपृष्ठ है सही, या क्रस्ट है, हमारा भूपटल है सही। इसके ऊपर बेटा एक लावा के बाहर आने का एक केंद्र होता है, बाहर आने का एक रास्ता होता है बेटा, उसे क्या हम बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी के अंदर से पत्थर, गैस तथा इन दोनों के साथ जो आग्नेय चट्टान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है लावा। लावा भी जाहिर सी बात है कि प्रेशर के साथ अगर प्रेशर लगेगा तो लावा भी बाहर आएगा। अब लावा बाहर आएगा तो लावा बाहर आएगा तो क्या है? अपने आसपास के क्षेत्र में फैलेगा। अब फैलेगा तो अब देखो अंदर का जो टेम्परेचर है आग्नेय चट्टानों या किसी भी चट्टानों के निर्माण में टेम्परेचर की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है बेटा? रहती है। लावा है, लावा ने अपना काम किया, बाहर आया, बाहर आकर अपना क्षेत्र को अपने क्षेत्र पर क्या हुआ बेटा? विस्तार रूप से अब बात आई टेम्परेचर की। टेम्परेचर यानी बेटा तापमान। पृथ्वी के अंदर है तो तापमान ज्यादा होगा। पृथ्वी के अंदर के तापमान की तुलना में बाहर का तापमान बेटा क्या होगा? बेटा? कम। सही। आप सभी ने पढ़ा होगा कि जैसे हम ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान गिरता है, और वहीं पे अगर हम धरती के नीचे जाए या पाताल में जाए तब तापमान क्या होता है बेटा? धीरे धीरे बढ़ता है। यही क्रिया होती है बेटा एक चट्टान के निर्माण में। अब चट्टान के अंदर लावा है, लावा बाहर आया, विस्तार हुआ, विस्तारित क्षेत्र के अंदर फैला हुआ इसका। अब बाहर का जो टेम्परेचर है वो अंदर के टेम्परेचर की तुलना में क्या है? कम है। तो जो बाहर लावा आया उसके अंदर बेटा क्या हुआ? यह समय के साथ साथ या जल्दी जल्दी क्या हुआ? जमने लगा या कठोर रूप धारण करने लगा। किसकी तुलना में? जमीन के नीचे की तुलना में, क्योंकि नीचे का टेम्परेचर बेटा कम होता है। नीचे का टेम्परेचर कम होगा तो बेटा लावा के ठंडे होने में समय ज्यादा लगेगा। सही। अब लावा के ठंडा होने में अगर समय कम लगेगा तो बेटा इनके अंदर एक छोटे छोटे क्या होते हैं? कण पाए जाते हैं, जिनको हम रवे बोलते हैं। रवे भी क्या कर सकते हैं? हमें बोल सकते हैं। अब चट्टानों और वो रवे बेटा, वो जो रवे हैं, रोग का जो रूप है, उसका आकार है, वो किस पर निर्भर करता है बेटा? लावा के ठंडे होने के प्रकार स्थान, है ना, तथा समय पर निर्भर करता है। लावा अगर जल्दी जल्दी ठंडा होगा तो क्या होगा? रवों की बनावट में कमी आएगी। या तो रवे बढ़ेंगे नहीं, जिन्हें हम रवे या कण बोलते हैं, या तो वो बढ़ेंगे नहीं। बेटा बढ़ेंगे तो इतने बारीक होंगे कि बिना सूक्ष्म दृष्टि के उन्हें देखना असंभव सा है। और दूसरा है कि अगर वह भूमि से नीचे जमता है या लावा भूमि के नीचे ठंडा होता है तो ठंडा होने के में उस बाहर की तुलना में नीचे वाली में क्या होगा? समय ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा बेटा? क्योंकि बाहर की तुलना में नीचे का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा। चट्टान समय के साथ साथ धीरे ठंडी हुई तो बेटा इनमें रवे की या कणों की मात्रा है बेटा विस्तारित रूप से कण बनने शुरू हो जाता है। कणों का निर्माण विस्तारित रूप से या स्वतंत्र रूप से होने लगता है, तथा नीचे या आंतरिक चट्टानों को या आंतरिक जो आग्नेय चट्टान है उनमें रवे या कणों की मात्रा पाई जाती है। तथा ये बाहरी चट्टानों के अंदर क्या है बेटा? कठोर या समय के साथ जल्दी ठंडे होते हैं, इसलिए इसमें रवे क्या होता है? ये या तो रवे मुक्त होती है, रवे मुक्त। तथा आंतरिक चट्टान क्या होती है? आंतरिक आग्नेय चट्टान। इसमें रवे बताए ये होती है रवे युक्त, यानी इसमें क्या होता है बेटा? रवों या कणों का निर्माण स्वतंत्र रूप से
होता है। स्वतंत्र रूप से बेटा रोग का या कणों का निर्माण का होगा भूपृष्ठ या क्रस्ट के नीचे। अब इन सभी चीजों के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि कणों की बनावट हो या सेल की बनावट हो, इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका लावा के साथ साथ टेम्परेचर की भी होती है। अगर टेम्परेचर नहीं होता या टेम्परेचर सभी जगह एक समान होता है तो हमें आगे सेल नहीं मिलती। सही। अब आंतरिक चट्टानों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा अभी आपने ये पढ़ लिया कठोर चट्टान, आग्नेय चट्टान के बारे में आपने पढ़ा कि बाहरी चट्टानें या बाहरी जो भूपृष्ठ के ऊपर जो चट्टानों का निर्माण होता है वह किस क्रिया के आधार पर होता है। बेटा यही क्रिया भूपृष्ठ या क्रस्ट के नीचे जो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है यही क्रिया क्या है, उसमें भी सहयोगी होती है। जैसे जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखो भाई जैसे ज्वालामुखी है तो बेटा ये तो एक द्वार है या एक रास्ता है जो पृथ्वी के अंदर से जो गैसें हैं, लावा है, ये जब गैसों में प्रेशर पड़ेगा तब इसके क्षेत्र से या इसके सहारे वह धरती के आंतरिक भाग से बाहरी भाग में आएंगे। जैसे अब अगर हम किसी बलून के अंदर जरूरत से ज्यादा हवा उसके अंदर प्रवेश कराएंगे तो क्या है, एक सीमा के बाद जहां तक उसकी कैपेसिटी है, बलून की कैपेसिटी है उसे दबा कर रखने की, तब तक वह क्या है अपना स्थान या अपना क्षेत्र को क्या करेगा बेटा, फैलाव करेगा। और जब उसके साथ वह उसकी कैपेसिटी से बाहर चला जाता है तब बलून क्या होता है बेटा, जैसे फट जाता है ना, उसी प्रकार एक ज्वालामुखी उद्गार होता है। बेटा ये जो ज्वालामुखी उद्गार होता है ये जब होता है तो ये दो प्रकार से होता है। एक तो बेटा शांत, सही, और एक होता है विस्फोटक तरीके से। विस्फोटक तरीके से मतलब प्रेशर इतना तेज होता है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी उद्गार के साथ साथ धूल कण, बड़े बड़े पत्थर, लावा तथा कई मतलब जो जहरीली गैसें होती है वह भी धरातल के नीचे से बाहर की ओर आती है। बेटा इन कणों को क्या बोलते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं उसे तो बोलते हैं हम धूल कण, सही। और जो बड़े बड़े चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं जो ज्वालामुखी विस्फोट के साथ ज्वालामुखी से निकलकर हवा में उछलते हैं या किसी क्षेत्र में फैल जाते हैं उन्हें बोलते हैं ज्वालामुखी बम, सही। लावा को हम मैग्मा बोलते ही हैं, मैग्मा या लावा। तो वो लावा से क्या बेटा निर्माण होता है, चट्टानों का, यही क्रिया होती है अंदर। अगर मान लो किसी क्षेत्र के अंदर या लावा बाहर आने की कोशिश कर रहा है, प्रेशर कम है तो अंदर ही जम जाएगा, इधर ही जमेगा, धरातल के नीचे जमना शुरू कर दिया। लावा बाहर आया निकलने के लिए, यहाँ पे अवरोध उत्पन्न हुआ तो नीचे क्या हुआ बेटा, फैलाव हुआ, यहां से तो निकला। अब ऐसे तो है नहीं कि लावा के बस यही है, जो यहाँ पे खड्डा को था मेघमा निकल गया, नहीं, बहुत अंदर है ना। तो बेटे ये जैसे ये पृथ्वी का केंद्र है या पृथ्वी का आंतरिक भाग है जिसे हम सामान्य तो बस हमें पाताल कहते हैं। यहां से निकला लावा, ऊपर आ गया, यहां तक कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन जब लावा ये जो ज्वालामुखी के आधार पर ज्वालामुखी के सहयोग से जो बाहर निकलने की क्रिया होती है, इसमें अवरोध उत्पन्न होने के कारण लावा धरातल के नीचे ही फैलाव के कारण फैल जाता है तथा समय के साथ साथ ठंडा होने की क्रिया शुरू हो जाती है। बाहर की तुलना में नीचे में जो ठंडा होगा उसमें समय ज्यादा लगेगा। तो बेटा इनके अंदर क्या पाया जाता है, ये देखो, आंतरिक आग्नेय चट्टानों में या आंतरिक आग्नेय चट्टान रवे युक्त होती है, इनमें रवे या कणों का निर्माण होने लगता है। बेटा यही है, आग्नेय चट्टानों को सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, जैसे बाहरी आग्नेय चट्टान और आंतरिक आग्नेय चट्टान। अब ये तो जान लिया हमने, समझ भी लिया होगा। अब हम इनकी विशेषताओं के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आशा करता हूं आप सभी को यहां तक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब बेटा हम आग्नेय चट्टानों की अब विशेषताओं के बारे में क्या करेंगे बेटा,
फटेंगे। बेटा आग्नेय चट्टानों की अब हम क्या करें, आग्नेय चट्टानों के अब एक टॉपिक है इनकी विशेषता। अब हम आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। बेटा आग्नेय चट्टानों की विशेषता क्या क्या है। पहली विशेषता बेटा क्या है, विशेषता सही। पहली क्या है कि आग्नेय चट्टान क्या है, कठोर। सही। कठोर होने के कारण इसमें जल, जो जल है वह बहुत कठिनाई या कठिनाइयों से अंदर प्रवेश कर पाता है। सही। तो आग्नेय चट्टान क्या है बेटा, पहली विशेषता है आग्नेय चट्टान बहुत अधिक कठोर होती है। दूसरी है कि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते, इतनी देर में आपने समझ लिया होगा कि गर्म थी, लावा से निर्मित चट्टान है या प्राथमिक चट्टान है। तो पृथ्वी के जब शुरुआती टाइम के अंदर कोई जीव जंतु थे नहीं, वनस्पति थी नहीं, और अगर होगी भी तो गर्म होकर वह नष्ट हो गई होगी, क्योंकि प्राथमिक जो चट्टान है या आग्नेय जो चट्टान है वह लावे से निर्मित चट्टानें होती है, तथा इसके अंदर अगर कोई जीवाश्म होगा भी तो वह जल के क्या होगा, नष्ट हो गया होगा। दूसरा है बेटा इनके अंदर रासायनिक क्रियाएं नहीं होती, है ना। क्यों नहीं होती बताओ। पहली विशेषता को देखो, जल बहुत कठिनाई से प्रविष्ट कर पाता है। यह जल बहुत ही कठिनाई से अंदर प्रविष्ट कर पाता है। पहला तो वह कर पाएगा नहीं, अगर छिद्र से या दरारों से आग्नेय सेल के अंदर बेटा जल प्रवेश कर भी लेता है तो कहीं कहीं पर रासायनिक क्रिया का होना बेटा क्या है, संभव है। क्योंकि अगर पानी अंदर जाएगा तो चट्टानों के साथ रासायनिक क्रिया करेगी। अब रासायनिक क्रिया करेगी तो इसके अंदर रासायनिक क्रिया तो होगी, क्योंकि जल आग्नेय चट्टान के अंदर रस कर आग्नेय चट्टान के अंदर प्रवेश करेगा। तो बेटा यही एक कारण है जिस वजह से कहीं कहीं पर बेटा क्या होता है, आग्नेय चट्टानों में जल भी पाया जाता है ना, कहीं पर तेल भी पाया जाता है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है बेटा, हमेशा नहीं होता है। हमेशा बेटा किन क्षेत्र या कौन से चट्टान के अंदर जल और तेल पाया जाता है बेटा, वह होती है बेटा औषधि चट्टान। औषधि चट्टानों में ज्यादा रासायनिक, तो बेटा औषधि चट्टानों में ज्यादातर क्या होता है,
तेल और जल पाया जाता है, क्योंकि अवसादी चट्टान के अंदर रासायनिक क्रिया क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। किसकी तुलना में? इन आग्नेय चट्टानों की तुलना में। अब इसके के बारे में हम थोड़ा आगे और पढ़ेंगे। एक विशेषता और है, कौन सी विशेषता? चौथी विशेषता। आग्नेय चट्टान के बारे में वैसे कई विशेषताएं होती है आग्नेय चट्टान की, जिनमें से हम कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बेटा चौथी विशेषता कौन सी होती है? बेटा चौथी विशेषता है कि ये क्या होती है, इन आग्नेय चट्टानों में क्या होता है, आग्नेय चट्टानों में परतों का तात्पर्य समझ गया ना बेटा? परत, एक के ऊपर दूसरे परत को जमना। क्या होता है? एक परत के ऊपर दूसरी परत का जमना, या लेयर के ऊपर लेयर का जमना क्या होता है, परतें कहलाती है। जैसे हम परतदार सेल भी कहते हैं ना कई बार, है ना। परतों का क्या होता है बेटा? अभाव। अब ये कैसे होता है? कई दिमाग में ऐसा चल रहा होगा बेटा कि सर आप तो ऐसे बता रहे हो कि इसके अंदर परतें नहीं पाई जाती। अगर किसी ज्वालामुखी के अंदर कुछ क्षण के बाद लगातार उद्गार होता है तो लावा के परतें या एक लावा की लेयर दूसरी जो आग्नेय चट्टान है जो, या दूसरी जो लावा है उसके ऊपर जमती है, तो परतदार सेलों का तो निर्माण होना चाहिए। बेटा आपकी बात सही है, लावा या ज्वालामुखी समय के साथ साथ बार बार अगर ज्वालामुखी उद्गार होता है तो जाहिर सी बात है लावा आएगा। बेटा लावा आएगा है तो नीचे वाले परत के ऊपर ऊपर वाली एक नई परत क्या होगी, जम जाएगी। तो हम उसे मान सकते हैं, लेकिन वो परतें होते नहीं है, इसलिए आग्नेय सेलों को परत युक्त सेले भी कहते हैं, या परतों का अभाव आग्नेय चट्टानों में क्या होता है बेटा, होता है। इनमें किनमें? आग्नेय चट्टान में। आग्नेय चट्टानों में बेटा परतों का अभाव होता ही है। अगर वह चट्टान अगर किसी नीचे वाली लेयर के ऊपर लावा की अगर दूसरी लेयर जमती है तो बेटा जमने के बाद जब वो कठोर होगी तो उसमें संधि बहुत कम होगी। नीचे की तुलना में ऊपर वाली चट्टान के ऊपर थोड़ी संधि मिल सकती है बेटा, लेकिन नीचे वाली जो चट्टान है, अब मान लो एक ही पदार्थ है, दोनों एक ही पदार्थ है, दोनों सेल दो बार सेलों का निर्माण हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। लेकिन हो किससे रहा है ये तो देखो आप, हो रहा किससे रहा है? लावा से। किससे? लावा से। अब पानी के अंदर अगर आप पानी मिलाओगे तब उसमें क्या लेयर बनेगी क्या? एक पानी की बाल्टी को नीचे फर्श पर डालो, एक पानी की लेयर बन जाएगी। पानी विस्तार रूप में क्षेत्र या किसी भी विस्तार क्षेत्र में क्या होगा? फैल जाएगा। उसी के ऊपर दूसरे पानी की बूंद बाल्टी डाल दो तो उसके ऊपर जमेगी तो ना? नहीं जमेगी। अगर हाँ मान लो पानी है, बर्फ की सिल्ली है, सिल्ली के ऊपर भी पानी डालोगे तब उसके ऊपर ऐसे तो ना होगी कि यार इसके ऊपर तो परतें जम गई। नहीं, हम ऐसे मान सकते हैं जैसे दूसरी चीज आई तो कुछ क्षण के लिए कि यार परतें का अभाव या परतें का क्या होगा, परतें जम जाएगी, लेकिन वह जमती नहीं है। इनके ऊपर बेटा जमने के बाद जो ऊपर वाली जो क्षेत्र होती है, ऊपर वाली जो परतें होती है, किसकी तुलना में? नीचे वाली परतों की तुलना में। तो ऊपर वाली परत के अंदर छोटे छोटे छिद्र हो सकते हैं, छोटी छोटी दरारें हो सकती है, छोटे छोटे केंद्र हो सकते हैं, जिस वजह से पानी की बूंदें बहुत कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में नहीं बेटा, कम मात्रा में रस कर नीचे जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आग्नेय चट्टानों में परतें पाई जाती है। यह चीज अच्छी तरह से नोटिस कर लेना। आग्नेय चट्टानों के अंदर परतों का क्या होता है बेटा? अभाव होता है। आप सभी ने इतना तो पढ़ लिया है, आप सभी ने पढ़ा कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, आग्नेय चट्टान की विशेषता क्या है, आग्नेय चट्टान का मतलब क्या है, आग्नेय चट्टान को
प्राथमिक चट्टान क्यों कहते हैं? आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म की कमी क्यों होती है बेटा? जीवाश्म की कमी क्या, जीवाश्म का अभाव क्यों होता है? बेटा एक चीज और ध्यान रख लेना कि पृथ्वी के इतिहास या पृथ्वी के निर्माण में या पृथ्वी के निर्माण के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जो पन्ना है वो क्या होती है बेटा? चट्टानें होती है। चट्टानें पृथ्वी के निर्माण के इतिहास में अपने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो तत्व होते हैं वो है चट्टान। चट्टान से हमें पृथ्वी के निर्माण के बारे में कई चीजें या कई तथ्यों के बारे में खुलासा हुआ है, कई तथ्यों के बारे में हमें जानकारी मिली है। अगर आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और हमें आगे प्रोत्साहन करें, ठीक है। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो कमेंट करें ताकि मैं अगली क्लास में जब भी फ्री हूं तो आग्नेय चट्टानों के बारे में बेसिक से शुरू करके वापस जितना मैंने आपको पढ़ा दिया और आगे जो है वो भी मैं आपको बहुत छोटे रूप में, इस क्लास से भी छोटे रूप में प्रस्तुत कर सकूं, आपको समझा सकूं। और बाय द वे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रूपांतरित सेल के बारे में क्या करेंगे बेटा? अध्ययन करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।